नमस्कार दोस्तों, स्वाध्याय क्लासेस में आपका स्वागत है। जैसा कि आप सभी को पता है कि 14 तारीख को आप लोगों का सीजीपीएससी प्री का एग्जाम होने वाला है, जिसमें आर्थिक सर्वेक्षण के क्वेश्चन बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण होते हैं। तो आज हम आर्थिक सर्वेक्षण के बारे में पढ़ेंगे और आर्थिक सर्वेक्षण को जानने से पहले कुछ हमारे जो टर्म्स हैं जो इकोनॉमिक्स या बोल सकते हैं अर्थव्यवस्था से जुड़े हुए हैं, जिसको भी जानना जरूरी है। तो आज हम लोग पढ़ेंगे आर्थिक सर्वेक्षण 2019-20 का जो आर्थिक सर्वेक्षण है उसको पढ़ेंगे। और उसको पहला टॉपिक रहेगा हमारा सकल राज्य घरेलू उत्पाद। तो सकल राज्य घरेलू उत्पाद से पहचानने से पहले हमको जाना पड़ेगा सकल घरेलू उत्पाद मतलब जीडीपी। तो सकल राज्य घरेलू उत्पाद भी होता है और सकल घरेलू उत्पाद। तो जब नेशनलिटी की बात करते हैं तो जीडीपी की बात करते हैं, जीडीपी। जीडीपी मतलब ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। तो ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट तो क्या होता है ये जानना भी जरूरी है, ठीक है ना। सकल घरेलू उत्पाद, तो सकल घरेलू उत्पाद जानने के लिए पहले ये जानना जरूरी है कि कहां का उत्पाद हम लेते हैं। उत्पाद होता क्या है, ठीक है ना। उत्पाद मतलब जो प्रोडक्टिविटी हम मानवों द्वारा या सेवाओं द्वारा जो दिया जा रहा है उसको क्या बोलते हैं, घरेलू उत्पाद या उत्पाद बोल सकते हैं। तो जीडीपी क्या होता है, किसी निश्चित क्षेत्र के अंदर वस्तुओं एवं सेवाओं की उत्पादन व उत्पादन के पश्चात जो प्राप्त अंतिम मूल्य होता है उसे कहते हैं जीडीपी। मान लेते हैं ये भारत है, तो भारत के अंदर किसी व्यक्ति द्वारा या फिर किसी सेवाओं द्वारा तो वस्तुओं का और सेवाओं का अंतिम मौद्रिक मूल्य क्या कहलाता है, जीडीपी, ठीक। अब जैसे कि प्रॉपर क्षेत्रफल के अंदर ही होता है। जीडीपी क्या होता है, किसी निश्चित क्षेत्र के अंदर होता है। मैं यहाँ नागरिकों की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं किसी व्यक्ति की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं बात कर रहा हूँ प्रॉपर क्षेत्र की। उसी तरह जीएसडीपी मतलब सकल राज्य घरेलू उत्पाद। जैसे मैं मान लिया छत्तीसगढ़ में रहता हूँ, तो छत्तीसगढ़ का कुछ हिस्सा होगा, कुछ क्षेत्रफल होगा, तो छत्तीसगढ़ के उस क्षेत्रफल के अंदर उत्पादित वस्तुओं एवं सेवाओं के मौद्रिक मूल्य को क्या कहेंगे, वो भी प्रॉपर एक निश्चित समय में उत्पादित वस्तु के मौद्रिक मूल्य को क्या कहेंगे, उस क्षेत्र का जीडीपी कहेंगे, ठीक है ना। जैसे कि प्रॉपर मैं बोल रहा हूं कि 2019 से लेके 2020 के समय में इसी क्षेत्र के अंदर, मैं समय भी बता रहा हूं निश्चित, यहां बता रहा हूं क्षेत्र भी बता रहा हूं, तो इस समय में इस क्षेत्र में वस्तुओं एवं सेवाओं के जो मौद्रिक मूल्य है वो क्या कहलाएगा, उस क्षेत्र का जीडीपी। जैसे मैं छत्तीसगढ़ की बात करूंगा तो छत्तीसगढ़ का सकल राज्य घरेलू उत्पाद क्या कहलाएगा, उस क्षेत्र द्वारा इस समय में उत्पादित वस्तुओं एवं सेवाओं के अंतिम मौद्रिक मूल्य, ठीक। ये तो बेसिक जानकारी हो गया हमारा। अब जैसे कि इसमें से आर्थिक सर्वेक्षण जो हमारा जो क्वेश्चन है करंट अफेयर्स में पूछते हैं, जो राज्य सरकार अपने बजट में पेश करती है, बजट में पेश करने से पहले इसको लॉन्च करती है, ठीक है ना। तो सबसे पहले हम जानेंगे वृद्धि दर। सकल राज्य घरेलू उत्पाद में पहले जानते हैं कि करंट अफेयर्स में पूछते हैं वृद्धि दर। तो वृद्धि दर मतलब इस वर्ष की अपेक्षा, मतलब पिछले वर्ष की अपेक्षा इस वर्ष कितने प्रतिशत की हमारे जीडीपी में वृद्धि हुई है। तो जैसे कि भारत में 2018-19 का मान लेता हूं, सॉरी छत्तीसगढ़ में 2018-19 की अपेक्षा में 2019-20 में 5.0% की वृद्धि हुई है। किस मूल्य पे, बाजार मूल्य पे। और वहीं मैं जब बोलूंगा स्थिर भाव पे, आप इसको बाजार मूल्य बोले या बाजार भाव बोले या प्रचलित भाव, इसी को हम प्रचलित भाव भी बोलते हैं। तो ये मान सकते हैं प्रचलित भाव पे। तो प्रचलित भाव पे 5.0% की वृद्धि हुई है, वही स्थिर भाव पे 5.32%। वही पिछले साल बोला जाए तो प्रचलित भाव पे ज्यादा था, ज्यादातर वैल्यू हमेशा प्रचलित भाव पे ज्यादा रहता है, ठीक है ना। इस बार स्थिति ऐसा है, अब कोरोना काल के कारण हो सकता है या फिर उसके पहले की स्थिति आर्थिक स्थिति थोड़ी खराब हुई थी, उस कारण से बोल सकते हैं कि प्रचलित भाव पे हमारा वृद्धि दर क्या हुआ है, बहुत कम हुआ है, 5.0%। ये हो गया हमारा प्रचलित भाव पे। स्थिर भाव पे 5.32%। अब स्थिर भाव क्या होता है और प्रचलित भाव क्या होता है, तो पहले जानते हैं स्थिर भाव क्या होता है। स्थिर भाव, स्थिर भाव जानने से पहले हमको यह जानना पड़ेगा कि आधार वर्ष क्या होता है। आधार वर्ष, तो आधार वर्ष उस वर्ष को बोलते हैं जिस वर्ष हमारे देश की आर्थिक स्थिति स्थिर रहती है, या कहे तो न ज्यादा उठता है न ज्यादा गिरता है, मतलब स्थिर स्थिति रहती है। जैसे कि इस साल 1%, लगभग 2% या बहुत माइनर प्रतिशत में वृद्धि दर हुई है, या फिर पिछले साल भी 5%, इस साल भी 5%, मतलब कांस्टेंट दर में अगर वृद्धि हो रहा है कुछ निश्चित समय तक में, तो उस समय को बोलते हैं, उस समय के आधार पे हम एक क्या डिसाइड करते हैं, आधार वर्ष डिसाइड करते हैं, आधार वर्ष डिसाइड करते हैं, जो अभी है 2011-2012। तो 2011 वाला का हम लोग आधार वर्ष मान के अभी गणना करते हैं, ठीक है ना।
तो इसका डेफिनेशन मैं आपको नीचे दे दूंगा, आप देख लीजिएगा स्थिर भाव और प्रचलित भाव का। लेकिन समझने के लिए आपको समझना जरूरी है कि स्थिर भाव क्या होता है, आधार वर्ष के आधार मतलब आधार वर्ष के अनुसार हम अगर किसी आंकड़ों का गणना कर रहे हैं तो वो क्या कहलाता है, स्थिर भाव। और वहीं प्रचलित भाव क्या होता है, चालू वर्ष। चालू वर्ष मतलब जो अभी जैसे कि आप बोल सकते हैं हम 31 मार्च से 1 अप्रैल अगला 1 मार्च का जो समय रहता है, तो उस समय में जो आर्थिक सर्वेक्षण की गणना किया जाता है ना, तो उसको बोलते हैं प्रचलित भाव पर गणना करेंगे। तो आंकड़ों का गणना होता है आपका चालू वर्ष में। चालू वर्ष बोल सकते हैं या एक निश्चित वित्तीय वर्ष में। वित्तीय वर्ष की शुरुआत जैसे कि 1 अप्रैल से चालू होता है, ये 31 मार्च से बोल लो, 31 मार्च से 1 अप्रैल हमारा जो रहता है वित्तीय वर्ष रहता है। तो इस वर्ष में अगर गणना कर रहे हैं एक प्रॉपर चालू वर्ष यानी कि निश्चित करंट का वर्ष जो रहता है उस वर्ष के आधार पर गणना करते हैं, तो वो हमारा प्रचलित भाव पे गणना करता है। ठीक, अब जैसे कुछ क्षेत्र और वृद्धि, अब जो आर्थिक अर्थव्यवस्था को 3 भागों में बांटा गया है। भारत में अर्थव्यवस्था को 3 क्षेत्रों में बांटा गया है। एक हमारा कृषि क्षेत्र हो गया, एक हो गया उद्योग क्षेत्र और सेवा क्षेत्र। कुछ जगह यहाँ पे आपको प्राथमिक क्षेत्र, द्वितीयक क्षेत्र और तृतीयक क्षेत्र मिलेगा, लेकिन माइनर डिफरेंस होता है। प्राथमिक क्षेत्र में खनन उत्खनन शामिल होता है, लेकिन कृषि क्षेत्र में वो शामिल नहीं होता है। ठीक है ना। द्वितीयक क्षेत्र में खनन एवं उत्खनन उद्योग क्षेत्र में शामिल हो जाता है द्वितीयक क्षेत्र में। ठीक है ना। तो कृषि, उद्योग और सेवा के आधार पर हम अभी गणना करेंगे। ठीक है ना। अब कृषि के आधार पर स्थिर भाव पर हमारा कितना प्रतिशत का वृद्धि हुआ है, 3.31% का वृद्धि हुआ है कृषि के क्षेत्र में। और उद्योग के क्षेत्र में स्थिर भाव में हुआ है 4.94%, जो पिछले वर्ष की अपेक्षा में कुछ कम जाते जा रहे हैं। इस समय भी कम हुआ है, उद्योग में भी कम हुआ है और सेवा के क्षेत्र में वृद्धि दर भी कम हुआ है। सेवा के क्षेत्र में 9 पॉइंट समथिंग हुआ करता था, वो अभी हो चुका है 6.62%। प्रचलित भाव में जो वृद्धि दर है कृषि के क्षेत्र में हुआ है 2.8%, जो कि पहले लगभग 8.33% था, जो अभी रह गया है 2.8% प्रचलित भाव पे। चालू वर्ष में मतलब प्रॉपर एक सिंगल वर्ष की बात कर रहे हैं हम लोग, तो सिंगल वर्ष में 2.8% बस की वृद्धि हुई है। ठीक, वहीं उद्योग क्षेत्र में 2.5%, जो कि पहले कितना प्रतिशत था, 7.85% था पिछले साल की आर्थिक सर्वेक्षण की गणना के आधार पर। ठीक, और अभी हो चुका है सेवा के क्षेत्र में 6.9%, जो पिछली बार थी 11.40%। तो लगभग सभी क्षेत्र में कुछ ना कुछ गिरावट आया है। वृद्धि तो हो रहा है, नो डाउट, वृद्धि हुआ है, 2.8% हुआ है, 2.5% हुआ है, 6.9% हुआ है, लेकिन पिछले वर्ष की अपेक्षा में बहुत कम वृद्धि हुआ है। ठीक, अब आते हैं औसत। औसत मतलब हम यहाँ से पिछले 5 वर्षों का औसत बोलते हैं ना, पिछले 5 वर्षों का औसत, हमें पिछले 5 वर्षों का औसत निकालेंगे तो पिछले 5 वर्ष में औसत वृद्धि कितना हुआ है। कृषि के क्षेत्र में हुआ है 4.99%, उद्योग के क्षेत्र में हुआ है 5.42% और सेवा के क्षेत्र में हुआ है 6.52%। सीजीपीएससी के प्रश्नों में ज्यादातर औसत भी डाल देते हैं, कभी प्रचलित भाव में पूछता है, कभी स्थिर भाव में पूछता है। ज्यादातर हम लोग स्थिर भाव में ही याद करते हैं, लेकिन कोशिश करना है अपने को कि स्थिर भाव में भी याद रहे, प्रचलित भाव में भी याद रहे और औसत भी याद रहे। क्षेत्रवार वृद्धि के दर में कभी कभी पूछ देता है किस वर्ष में गिरावट आई थी, किस वर्ष में हमारा जो वृद्धि दर है वो वृद्धि ना होकर नीचे हुआ था। तो हमको याद रखना कि कृषि के क्षेत्र में 2015-16 में और 17-18 में, 15-16 और 17-18 में जो है हमारा दर कैसा था, नीचे था, निगेटिव हुआ था, मतलब माइनस में गया था। ठीक, वहीं उद्योग के क्षेत्र में 2014-15 में हमारा वृद्धि दर क्या हुआ था, निगेटिव गया था। उद्योग के क्षेत्र में 2014-15 में, कृषि के क्षेत्र में 15-16 व 17-18 में क्या हुआ था, हमारा वृद्धि दर निगेटिव गया था। क्षेत्रवार हिस्सेदारी आर्थिक सर्वेक्षण में पहले तो क्षेत्रवार वृद्धि जाना जरूरी है और दूसरा हिस्सेदारी। हिस्सेदारी मतलब जैसे कि कृषि, उद्योग और सेवाएं तीनों कितना 100% क्षेत्र मतलब क्षेत्रदारी और हिस्सेदारी में 100% है, तो कितना प्रतिशत क्षेत्र इसका हिस्सेदारी है। कृषि का कितने प्रतिशत क्षेत्र में हिस्सेदारी, उद्योग में कितना प्रतिशत हिस्सेदारी और सेवाओं में टोटल करोगे तो टोटल कुल मिला के वो 100 ही आता है। 100% हिस्सेदारी में किसका किसका कितना प्रतिशत है ये जानना है। तो कृषि के क्षेत्र में स्थिर भाव में हिस्सेदारी है 16.81%। कृषि के क्षेत्र में ये स्थिर भाव में है, स्थिर भाव में है 16.81%। उद्योग क्षेत्र में है 46.19% और सेवाओं में है 37% है। ठीक है ना। 46.19 उद्योग क्षेत्र में सबसे ज्यादा क्षेत्र, उद्योग क्षेत्र में सबसे ज्यादा, और वृद्धि सबसे ज्यादा किधर हो रहा था, सेवा क्षेत्र में थी। इसी कारण लगातार ये बढ़ते जाता है और उद्योग क्षेत्र में लगातार कमी आती जा रही है। ठीक है। तो उद्योग क्षेत्र में 46.19% है और 37% हो जाता है आपका सेवाओं के क्षेत्र में। ये हो गया स्थिर भाव पे,
स्थिर भाव और प्रचलित भाव पहले मैं आपको बता चुका हूँ। प्रचलित भाव पे हिस्सेदारी है आपका 22.07% है आपका कृषि क्षेत्र में, 41.08% है आपका उद्योग क्षेत्र में, और 36.85% है आपका सेवाओं के क्षेत्र में। ये हो गया स्थिर भाव में हो गया, और ये हो गया आपका प्रचलित भाव में। अब उसके बाद फिर जानते हैं कि स्थिर भाव में एक हम पाई चार्ट की तरह बना लेते हैं। पाई चार्ट की तरह सेवा के क्षेत्र, कृषि के क्षेत्र और उद्योग क्षेत्र को हम बांट चुके हैं, ठीक है ना। तो कृषि के क्षेत्र में 16.81% जो है, ये तो हम पहले लिख चुके हैं। स्थिर भाव में 16.8, सेवा में 37 और उद्योग क्षेत्र में 46। तो उसमें भी कृषि के क्षेत्र में भी सबसे ज्यादा हिस्सेदारी किसकी है? तो कृषि के क्षेत्र में भी सबसे ज्यादा हिस्सेदारी किसकी है? खनन एवं उत्खनन की। कृषि क्षेत्र में खनन एवं उत्खनन की, सॉरी प्राथमिक क्षेत्र बोलना पड़ेगा, नहीं प्राथमिक क्षेत्र में आता है खनन उत्खनन, कृषि क्षेत्र में नहीं आता है। तो कृषि क्षेत्र में बोलना गलत होगा, खनन उत्खनन है ना। अब जो कृषि के क्षेत्र में, या फिर बोल सकते हैं कि प्राथमिक क्षेत्र में, तो प्राथमिक क्षेत्र में सबसे ज्यादा हिस्सेदारी किसका है? खनन एवं उत्खनन का, लगभग 11.7% है खनन उत्खनन क्षेत्र में। उद्योग के क्षेत्र में सबसे ज्यादा हिस्सेदारी किसकी है? विनिर्माण की। तो विनिर्माण की हिस्सेदारी सर्वाधिक 15.34% है, और सेवा क्षेत्र में स्थावर संपदा की हिस्सेदारी सर्वाधिक है। वहीं प्रचलित भाव में कृषि क्षेत्र में फसलों की हिस्सेदारी सर्वाधिक है। कृषि क्षेत्र में प्रचलित भाव में कृषि क्षेत्र में सर्वाधिक हिस्सेदारी किसकी है? फसल की है, लगभग 12.73%। ठीक। उद्योग क्षेत्र में निर्माण है, पिछले साल ये विनिर्माण था, इस साल क्या हो गया? निर्माण। तो निर्माण की हिस्सेदारी इस साल ज्यादा है। ठीक। सेवाओं में स्थावर संपदा, फिर से स्थावर संपदा ही है, जैसे कि स्थिर भाव में भी स्थावर संपदा था और प्रचलित भाव में भी स्थावर संपदा है। ठीक। प्रति व्यक्ति आय कैसे निकालना? क्षेत्रवार, जैसे कि किसी देश का, किसी राज्य का, किसी क्षेत्र का प्रति व्यक्ति आय निकालना है, तो उस क्षेत्र में रहने वाले व्यक्तियों की औसत आय, मान लो 100 आदमी रह रहे हैं और 100 आदमी 100 रुपए कमा रहा है, तो 100 से भाग दे दो, प्रति व्यक्ति 1 रुपया कमा रहा है। तो मैं क्या करूंगा, वही उस क्षेत्र के प्रति व्यक्ति आय, मतलब उस क्षेत्र का प्रति व्यक्ति औसत आय क्या कहलाता है? उस क्षेत्र का प्रति व्यक्ति आय। तो हमारे भारत में अभी छत्तीसगढ़ में प्रति व्यक्ति आय है 98,281 रुपए, 98,281 रुपए। वहीं जब भारत की बात करते हैं, भारत में प्रति व्यक्ति आय की बात करेंगे तो हो जाता है 1,35,050 रुपए। आर्थिक सर्वेक्षण में कुछ क्षेत्रों का प्रतिशत वृद्धि दर जाना जरूरी, स्थिर भाव पे भी जानना है और प्रचलित भाव पे। जैसे कि फसल पूछ सकता है, पिछले साल या कुछ साल पहले ही पूछा था, वन उद्योग में पूछा था कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई थी स्थिर भाव पे, ठीक है ना। या फिर कभी क्वेश्चन पूछता है पशुपालन के क्षेत्र में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई है। तो कुछ हम लोग जो इंपॉर्टेंट जो परसेंटेज है उसको याद कर लेते हैं। जैसे कि फसल के क्षेत्र में जो वृद्धि हुई है प्रचलित भाव में 12.37% और स्थिर भाव में हुई है 2.05%। ठीक। पशुपालन के क्षेत्र में 20.35% की वृद्धि हुई है प्रचलित भाव में, वहीं स्थिर भाव में हुई है 16.45%। ठीक। मत्स्य के क्षेत्र में 5.46% और 4.06% स्थिर भाव में। वन उद्योग मतलब वन व उससे संबंधित उद्योग से, तो वन उद्योग में लगभग 10.89% की वृद्धि हुई है प्रचलित भाव में, वहीं 0.79% की वृद्धि हुई है स्थिर भाव में। ठीक। विनिर्माण के क्षेत्र में, अब यहाँ तक वन उद्योग तक हो गया हमारा, लगभग ये कृषि क्षेत्र में आ गया। अब आ जाते हैं विनिर्माण। तो जो विनिर्माण है, विनिर्माण उद्योग क्षेत्र में हो गया, जिसमें लगभग प्रचलित भाव में हुआ 5.26% की वृद्धि, वहीं स्थिर भाव में हुआ 5.04% की वृद्धि विनिर्माण के क्षेत्र में। संचार एवं प्रशासन के क्षेत्र, संचार एवं प्रसारण, ये प्रसारण है, संचार एवं प्रसारण के क्षेत्र में प्रचलित भाव में हुआ 15.28%, तो वही स्थिर भाव में हुआ है 16.39%। ये प्रसारण संचारण के क्षेत्र में वृद्धि इसी कारण से हुई है क्योंकि अब लॉकडाउन था, लॉकडाउन के पहले भी आर्थिक स्थिति खराब थी, लेकिन लोग मोबाइल भी यूज करने में कोई कमी नहीं कर रहे थे, मोबाइल धड़ल्ले से चल रहे थे, इंटरनेट धड़ल्ले से चल रहे, संचार एवं प्रसारण के क्षेत्र में वृद्धि हुई। ठीक। वहीं प्रति व्यक्ति आय की बात करते हैं, तो प्रति व्यक्ति आय प्रतिशत वृद्धि हुई है प्रचलित भाव में 6.54%, प्रति व्यक्ति आय प्रचलित भाव में 6.54% की वृद्धि हुई है। वहीं प्रति व्यक्ति आय में स्थिर भाव में लगभग 3.64% की वृद्धि हुई है। ये तो हो गया कुछ क्षेत्रों की वृद्धि दर जिसको हमको याद रखना है, ये पेपर में पूछ सकता है, कहीं ना कहीं क्वेश्चन पूछा जा चुका है कई बार से। और कुछ क्षेत्रों के बारे में जानना ये जरूरी है
कि कौन से क्षेत्र में कितने प्रतिशत की वृद्धि और किस क्षेत्र से वृद्धि हुई है। जैसे कृषि के क्षेत्र में कौन से क्षेत्र में सर्वाधिक वृद्धि हुई है, उद्योग क्षेत्र में कौन से क्षेत्र में सर्वाधिक हुई है, वहीं सेवाओं के क्षेत्र में कौन से क्षेत्र में सर्वाधिक वृद्धि हुई है। स्थिर भाव में भी याद रखेंगे और प्रचलित भाव में भी याद रखेंगे कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई है। जैसे कि कृषि के क्षेत्र में सर्वाधिक वृद्धि दर रही है पशुपालन में। कृषि के क्षेत्र में सर्वाधिक वृद्धि रही है पशुपालन में। ठीक है ना, इसको की पॉइंट बना के लिखिएगा। पशुपालन में सबसे ज्यादा वृद्धि हुआ है कृषि के क्षेत्र में। वहीं उद्योग के क्षेत्र में आपका निर्माण क्षेत्र, विनिर्माण, निर्माण, ये सब उसी क्षेत्र में आता है। निर्माण के क्षेत्र में हुई सर्वाधिक वृद्धि उद्योग के क्षेत्र में। ठीक है ना। अब आते हैं सेवा के क्षेत्र में। सेवा के क्षेत्र में सर्वाधिक वृद्धि हुई है संचार व प्रसारण में। संचार व प्रसारण ठीक है ना। संचार और प्रसारण के क्षेत्र में सर्वाधिक वृद्धि, वही मोबाइल सब चला रहे हैं तरीके से, इंटरनेट चला रहे हैं। ठीक है ना। ये हो गया हमारा स्थिर भाव में। ये जो हमारा सर्वाधिक क्षेत्र जो था ये है हमारा स्थिर भाव में। ठीक है ना। वही ये हो गया हमारा स्थिर भाव में। वही हम प्रचलित भाव में देखते हैं, ये जो है पशुपालन स्थिर भाव में ना, स्थिर भाव में कृषि क्षेत्र में सर्वाधिक वृद्धि हुई है पशुपालन में, उद्योग क्षेत्र में सर्वाधिक वृद्धि हुई है निर्माण के क्षेत्र में, और सेवा के क्षेत्र में संचार एवं प्रसारण के क्षेत्र में। अब वही हम लोग बात करेंगे प्रचलित भाव की। तो प्रचलित भाव में कृषि के क्षेत्र में सर्वाधिक हुआ है पशुपालन में। पशुपालन में ही हुआ है वह निर्माण में, यानी कि दोनों में समान है। यानी कि प्रचलित भाव में भी स्थिर भाव में भी सेम है, पशुपालन, निर्माण एवं संचार। ठीक। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट जो टॉपिक्स थे, जो इंपॉर्टेंट जो हमारे लिए जरूरी थे आर्थिक सर्वेक्षण के आधार पर जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इन्हीं में से पूछे जाते हैं। राज्य घरेलू उत्पाद से पूछेंगे, प्रॉपर कृषि के क्षेत्र से पूछेंगे, उद्योग के क्षेत्र से पूछेंगे और कुछ सेवाओं के क्षेत्र पूछेंगे। तो फसल हो गया, मत्स्य पालन हो गया, पशुपालन हो गया, वानिकी हो गया। आगे कुछ क्वेश्चन बगानी वगैरह के भी करेंगे, खनिज वगैरह के भी करेंगे उस क्षेत्र में, और उसमें भी कुछ कुछ हमारे टॉपिक्स हैं जो क्वेश्चन कई बार पूछे गए हैं। ठीक है। तो आज के लिए इतना ही। अगले में हम बनाएंगे बजट के बारे में। बजट, राज्य बजट पेश कैसे होता है, इसका